जरवालो खा के हमने खुश कुबानियाँ खाई। कुबानी पहले तो बहुत मीठी मालूम ना होती, मगर जब दहन के लुआब में घुल जाती तो शाहदोश कर का मजा देने लगती। नर्म नर्म बहुत मीठी है ये, मैंने कहा। उसने एक गुठली को दांतों से तोड़ा और कुबानी का बीज निकाल के मुझे दिया। खाओ। बीज बादाम की तरह मीठा था। ऐसी कुबानियां मैंने कभी नहीं खाई। उसने कहा, ये हमारे आंगन का पेड़ है। हमारे यहाँ कुबानी का एक ही पेड़ है, मगर इतनी बड़ी और सुर्ख और मीठी कुबानियां होती है उसकी कि मैं क्या कहूँ। जब कुबानियां पक जाती है तो मेरी सारी सहेलियां इकट्ठी हो जाती है और कुबानियां खिलाने को कहती है। पिछली बिहार में। और मैंने सोचा पिछली बिहार में मैं ना था, मगर कुबानी का पेड़ आंगन में इसी तरह खड़ा था। पिछली बिहार में वो नाजुक नाजुक पत्तों से भर गया था। फिर उनमें कच्ची कुबानियों के सब्ज और नोकीले फल लगे थे। अभी इन कुबानियों में गुठली पैदा ना हुई थी और ये कच्चे खट्टे फल दोपहर के खाने के साथ चटनी का काम देते थे। पिछली बहार में मैं ना था और फिर इन कुबानियों में गुठलियां पैदा हो गई थी और कुबानियों का रंग हल्का सुनहरा होने लगा था और गुठलियों के अंदर नरम नरम बीज अपने जायके में सब्ज बादामों को भी मात करते थे। पिछली बहार में मैं ना था और ये सुर्ख सुर्ख कुबानियां जो अपनी रंगत में कश्मीरी दोशीज़ाओं की तरह सबीर थी और ऐसी ही रसदार सब्ज सब्ज पत्तों के झूमरों से झांकती नजर आती थी। फिर अल्हड़ लड़कियां आंगन में नाचने लगती और छोटा भाई दरख्त के ऊपर चढ़ गया और कुबानियां तोड़ तोड़ कर अपनी बहन की सहेलियों के लिए फेंकता गया। कितनी मीठी थी वो पिछली बहार की रसभरी कुबानियां, जब मैं ना था। कुबानियां खा के उसने मकई का भुट्टा निकाला। ऐसी सोंधी सोंधी खुशबू थी। सुनहरा सेंका हुआ भुट्टा और करकरे दाने साफ शफाफ मोतियों की सी जिला लिए हुए और जायके में बेहद शीरी। वो बोली, ये मिस्री मकई के भुट्टे हैं, बेहद मीठे। मैंने भुट्टा खाते हुए कहा। वो बोली, पिछली फसल के रखे थे घड़ों में छिपा के, अम्मा की आंख से ओझल। मैंने भुट्टा एक जगह से खाया। दानों की चंद कारे रहने दे। फिर उसने उसी जगह से खाया और दानों की चंद कारे मेरे लिए रहने दे, जिन्हें मैं खाने लगा। और इस तरह हम दोनों एक ही भुट्टे से खाते गए और मैंने सोचा, ये मिस्री मकई के भुट्टे कितने मीठे हैं। ये पिछली फसल के भुट्टे, जब तू थी लेकिन मैं ना था, जब तेरे बाप ने हल चलाया था खेतों में, गोड़ी की थी, बीज बोए थे, बादलों ने पानी दिया था, जमीन ने सब्ज सब्ज रंग के छोटे छोटे पौधे उगाए थे जिनमें तूने निलाई की थी। फिर पौधे बड़े हो गए थे और उनके सरों पर सरियां निकल आई थी और हवा में झूमने लगी थी और तू मकई के पौधों पर हरे हरे भुट्टे देखने जाती थी, जब मैं ना था। लेकिन भुट्टों के अंदर दाने पैदा हो रहे थे, दूध भरे दाने, जिनकी नाजुक जिल्द के ऊपर अगर जरा सा भी नाखून लगा जाए तो दूध बाहर निकल आता है। ऐसे नर्मोनाजुक भुट्टे इस धरती ने उगाए थे और मैं ना था। और फिर ये भुट्टे जवान और तवाना हो गए और उनका रस पुख्ता हो गया, पुख्ता और सख्त। अब नाखून लगाने से कुछ ना होता था, अपने नाखून ही के टूटने का एहतिमाल था। भुट्टों की मूछें जो पहले पीली थी अब सुनहरी और आखिर में स्याही माइल होती गई। मकई के भुट्टों का रंग जमीन की तरह भूरा होता गया। मैं जब भी ना आया था और फिर खेतों में खलियान लगे और खलियानों में बैल चले और भुट्टों से दाने अलग हो गए और तूने अपनी सहेलियों के साथ मोहब्बत के गीत गाए और थोड़े से भुट्टे छुपा के और सेंक के अलग रख दिए। जब मैं ना था, धरती थी, तख्लीक थी, मोहब्बत के गीत थे, आग पर सेंके हुए भुट्टे थे, लेकिन मैं ना था। मैंने मुसर्रत से उसकी तरफ देखा और कहा, आज पूरे चांद की रात को जैसे हर बात पूरी हो गई है। कल तक पूरी ना थी, आज पूरी है। उसने भुट्टा मेरे मुंह से लगा दिया। उसके होंठों का गर्म गर्म लम्स अभी तक इस भुट्टे पर था। मैंने कहा, मैं तुम्हें चूम लूं? वो बोली, हश, कश्ती डूब जाएगी। तो फिर क्या करें? मैंने पूछा। वो बोली, डूब जाने दो। वो पूरे चांद की रात मुझे अब तक नहीं भूलती। मेरी उम्र 70 बरस के करीब है,
लेकिन वो पूरे चांद की रात मेरे जहन में इस तरह चमक रही है जैसे अभी वो कल आई थी। ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत मैंने आज तक नहीं की होगी, उसने भी नहीं की होगी। वो जादू, वो कुछ और था, जिसने पूरे चांद की रात को हम दोनों को एक दूसरे से यूं मिला दिया कि वो फिर घर नहीं गई। उसी रात मेरे साथ भाग आई और हम 5-6 दिन मोहब्बत में खोए हुए बच्चों की तरह इधर उधर जंगलों के किनारे, नदी नालों पर, अखरोटों के साए तले घूमते रहे, दुनिया माफिया से बेखबर। फिर मैंने इसी झील के किनारे एक छोटा सा घर खरीद लिया और उसमें हम दोनों रहने लगे। कोई 1 महीने के बाद में श्रीनगर गया और उससे ये कह के गया कि तीसरे दिन लौट आऊंगा। तीसरे दिन में लौट आया तो क्या देखता हूँ कि वो एक नौजवान से घुल मिल के बातें कर रही है। वो दोनों एक ही रकाबी में खाना खा रहे थे, एक दूसरे के मुंह में लुक़मे डालते जाते हैं और हंसते जाते हैं। मैंने उन्हें देख लिया, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा। वो अपनी मुसर्रत में इस कदर महव थे कि उन्होंने मुझे नहीं देखा। और मैंने सोचा कि ये पिछली बहार या उससे भी पिछली बहार का महबूब है, जब मैं ना था, और फिर शायद और आगे भी कितनी ही ऐसी बहारें आएंगी, कितनी ही पूरे चांद की रातें, जब मोहब्बत एक फाहिशा औरत की तरह बेकाबू हो जाएगी और उरिया होके रक्स करने लगेगी। आज तेरे घर में किज़ा आ गई है, जैसे हर बहार के बाद आती है। अब तेरा यहाँ क्या काम? इसलिए मैं ये सोचकर उनसे मिले बगैर ही वापस चला गया और फिर अपनी पहली बहार से कभी नहीं मिला। और अब मैं 48 बरस के बाद लौट के आया हूँ। मेरे बेटे मेरे साथ है। मेरी बीवी मर चुकी है, लेकिन मेरे बेटों की बीवियां और उनके बच्चे मेरे साथ हैं। और हम लोग सैर करते करते सम्मल झील के किनारे आ निकले हैं। और अप्रैल का महीना है और दोपहर से शाम हो गई है और मैं देर तक पुल के किनारे खड़ा बादाम के पेड़ों की कारें देखता जाता हूँ और खुनुक हवा में सफेद शगुफों के गुच्छे लहराते जाते हैं और पगडंडी की काक पर से किसी के जाने पहचाने कदमों की आवाज सुनाई नहीं देती। एक हसीन दोशीज़ा लड़की हाथों में एक छोटी सी पोटली दबाए पुल पर से भागती हुई गुजर जाती है और मेरा दिल धक से रह जाता है। दूर पार तंगों से परे बस्ती में कोई बीवी अपने काविंद को आवाज दे रही है। वो उसे खाने पर बुला रही है। कहीं से एक दरवाजा बंद होने की सदा आती है और एक रोता हुआ बच्चा यकायक चुप हो जाता है। छतों से धुआं निकल रहा है और परिंदे शोर मचाते हुए एकदम दरख्तों की घनी शाखों में अपने पर फड़फड़ाते हैं और फिर एकदम चुप हो जाते हैं। जरूर कोई मांझी गा रहा है और उसकी आवाज गूंजती गूंजती उफुक के उस पार गुम होती जा रही है। मैं पुल को पार करके आगे बढ़ता हूँ। मेरे बेटे और उनकी बीवियां और बच्चे मेरे पीछे आ रहे हैं। वो अलग अलग टोलियों में बटे हुए हैं। यहाँ पर बादाम के पेड़ों की कतार खत्म हो गई, तल्ला भी खत्म हो गया। झील का किनारा है। ये कुबानी का दरख्त है, लेकिन कितना बड़ा हो गया है। मगर कश्ती, ये कश्ती है। मगर क्या ये वही कश्ती है? सामने वो घर है, मेरी पहली बहार का घर, मेरी पूरे चांद की रात की मोहब्बत। घर में रोशनी है, बच्चों की सदाएं हैं। कोई भारी आवाज में गाने लगता है, कोई बुढ़िया उसे चीख कर चुप करा देती है। मैं सोचता हूँ, आधी सदी हो गई, मैंने इस घर को नहीं देखा। देख लेने में क्या हर्ज है? आखिर मैंने उसे खरीदा था। देखा जाए तो मैं अभी तक उसका मालिक हूँ। देख लेने में हर्ज ही किया है। मैं घर के अंदर चला जाता हूँ। बड़े अच्छे प्यारे बच्चे हैं। एक जवान औरत अपने काविंद के लिए रकाबी में खाना रख रही है। मुझे देखकर ठिठक जाती है। 2 बच्चे लड़ रहे थे। मुझे देखकर हैरत से चुप हो जाते हैं। बुढ़िया जो अभी गुस्सा में डांट रही थी, थम के पास आके खड़ी हो जाती है, कहती है, कौन हो तुम? मैंने कहा, ये घर मेरा है। वो बोली, तुम्हारे बाप का है। मैंने कहा, मेरे बाप का नहीं है, मेरा है। कोई 48 साल हुए मैंने इसे खरीदा था। बस इस वक्त तो यूं ही मैं इसे देखने के लिए चला आया। आप लोगों को निकालने के लिए नहीं आया हूँ। ये घर तो बस समझिए अब आप ही का है। मैं तो यूं ही। मैं ये कहकर लौटने लगा।
बुढ़िया की उंगलियां सख्ती से थम पर जम गई। उसने सांस जोर से अंदर को खींची। बोली, तो तुम हो, अब इतने बरस के बाद कोई कैसे पहचाने। वो थम से लगी देर तक खामोश खड़ी रही। मैं नीचे आंगन में चुपचाप खड़ा उसकी तरफ देखता रहा। फिर वो आप ही आप हंस दी। बोली, आओ मैं तुम्हें अपने घर के लोगों से मिलाऊं। देखो, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये इससे छोटा है, ये बड़े बेटे की बीवी है, ये मेरा बड़ा पोता है, सलाम करो बेटा। ये पोती, ये मेरा काविंद है। शश, उसे जगाना नहीं, परसों से उसे बुखार आ रहा है, सोने दो उसे। वो बोली, तुम्हारी क्या खातिर करूं। मैंने दीवार पर खूंटी से टंगे हुए मकई के भुट्टों को देखा। सेंके हुए भुट्टे, सुनहरे मोतियों के से शफ्फाफ दाने। हम दोनों मुस्कुरा दिए। वो बोली, मेरे तो बहुत से दांत झड़ चुके हैं, जो हैं भी वो काम नहीं करते। मैंने कहा, यही हाल मेरा भी है, भुट्टा ना खा सकूंगा। मुझे घर के अंदर घुसते देखकर मेरे घर के अफराद भी अंदर चले आए थे। अब खूब गहमा गहमी थी। बच्चे एक दूसरे से बहुत जल्द मिलजुल गए। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता बाहर चले आए। आहिस्ता आहिस्ता झील के किनारे चलते गए। वो बोली, मैंने 6 बरस तुम्हारा इंतजार किया, तुम उस रोज क्यों नहीं आए। मैंने कहा, मैं आया था, मगर तुम्हें किसी दूसरे नौजवान के साथ देखकर वापस चला गया था। क्या कहते हो, वो बोली। हाँ, तुम उसके साथ खाना खा रही थी, एक ही रकाबी में, और वो तुम्हारे मुंह में और तुम उसके मुंह में लुक़मे डाल रही थी। वो एकदम चुप हो गई, फिर जोर जोर से हंसने लगी। जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ, मैंने हैरान होकर पूछा। वो बोली, अरे वो तो मेरा सगा भाई था। वो फिर जोर जोर से हंसने लगी। वो मुझसे मिलने के लिए आया था, उसी रोज तुम भी आने वाले थे। वो वापस जा रहा था, मैंने उसे रोक लिया कि तुमसे मिल के जाए, तुम फिर आए ही नहीं। वो एकदम संजीदा हो गई। 6 बरस मैंने तुम्हारा इंतजार किया, तुम्हारे जाने के बाद मुझे खुदा ने बेटा दिया, तुम्हारा बेटा, मगर 1 साल बाद वो भी मर गया। 4 साल और मैंने तुम्हारी राह देखी, मगर तुम नहीं आए। फिर मैंने शादी कर ली, 2 बच्चे बाहर निकल आए। खेलते खेलते एक बच्चा दूसरी बच्ची को मकई का भुट्टा खिला रहा था। उसने कहा, वो मेरा पोता है। मैंने कहा, वो मेरी पोती है। वो दोनों भागते भागते झील के किनारे दूर तक चले गए। जिंदगी के 2 खूबसूरत मुरक्के। हम देर तक उन्हें देखते रहे। वो मेरे करीब आ गई। बोली, आज तुम आए हुए हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने अब अपनी जिंदगी बना ली है, इसकी सारी खुशियां और गम देखे हैं। मेरा हरा भरा घर है, और आज तुम भी आए हो, मुझे जरा भी बुरा नहीं लग रहा है। मैंने कहा, यही हाल मेरा है। सोचता था जिंदगी भर तुम्हें नहीं मिलूंगा, इसीलिए इतने बरस इधर कभी नहीं आया। अब आया हूं तो जरा रत्ती भर भी बुरा नहीं लग रहा। हम दोनों चुप हो गए। बच्चे खेलते खेलते हमारे पास आ गए। उसने मेरी पोती को उठा लिया, मैंने उसके पोते को, उसने मेरी पोती को चूमा, मैंने उसके पोते को, और हम दोनों खुशी से एक दूसरे को देखने लगे। इसकी पुतलियों में चांद चमक रहा था, और वो चांद हैरत और मुसर्रत से कह रहा था, इंसान मर जाते हैं, लेकिन जिंदगी नहीं मरती। बहार खत्म हो जाती है, लेकिन फिर दूसरी बहार आ जाती है। छोटी छोटी मोहब्बतें भी खत्म हो जाती है, लेकिन जिंदगी की बड़ी और अजीम सच्ची मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। तुम दोनों पिछली बहार में ना थे। ये बहार तुमने देखी, इससे अगली बहार में तुम ना होगे, लेकिन जिंदगी फिर भी होगी, और जवानी भी होगी, और खूबसूरती और रानाएं और मासूमियत भी। बच्चे हमारी गोद से उतर पड़े, क्योंकि वो अलग से खेलना चाहते थे। वो भागते हुए कुबानी के दरख्त के करीब चले गए, जहां कश्ती बंधी थी। मैंने पूछा, ये वही दरख्त है? उसने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, ये दूसरा दरख्त है।